डेली एपिसोड देते रहेंगे और स्ट्रीम भी करते हैं, उस पर बहुत कम एपिसोड आते हैं। बाकी इसी चैनल पे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। बने रहिए। और हमारे एप्लीकेशन को कुछ टाइम लग रहा है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे और ऑलमोस्ट सब रेडी है। बस बिलिंग का अप्रूवल के लिए डाला हुआ है, उसका अप्रूव होते ही आपको लिंक दूंगा। बाकी सारा कुछ काम फिनिश हो चुके हैं। इसके ख़त्म होते ही आपको पूरा प्रॉपर एपिसोड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम पे है, वीपीएन लगा के यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ताकि कभी चैनल को कुछ हो जाए आप लोगों को मिल जाए हमारा कंटेंट डिटेल्स और सब कुछ। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीनियर नाइन फिंगर्स उसकी हत्या करके इस खतरे को खत्म कर दें। बूढ़ा बोला, तो बात यह है, मुझे पता था कि इंसान कभी भी इतनी आसानी से डेमन रेस की मदद नहीं करेंगे। गंगा ने फिर कहा, सीनियर कृपया मुझे सीनियर नाइन फिंगर्स से मिलने ले चलिए। बूढ़ा झल्लाकर बोला, बार बार नाइन फिंगर्स मत कहो, ब्लैक एम्परर डेमन किंग का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। जी सीनियर, गंगा ने तुरंत सिर झुका दिया। बूढ़े ने कहा, चलो मेरे पीछे आओ। गंगा तुरंत उसके पीछे पीछे रूबकॉन बीच के अंदर की ओर चल पड़ा। रूबकॉन बीच बहुत विशाल था। दोनों को लगभग पूरा एक दिन चलने के बाद उसके गहरे हिस्से तक पहुंचना पड़ा। रास्ते में गंगा को पता चला कि बूढ़े का नाम मनदीप है। वो एक कछुए जैसा डेमन था और ब्लैक किंग क्रैब का वफादार अधीनस्थ था। कुछ समय बाद गंगा ने चारों ओर देखा और दूर हरी झील दिखाई देने लगी। झील का पानी बेहद साफ था, उसका पन्ने जैसा हरा रंग हल्की लहरों के साथ चमक रहा था। पानी में मछलियां तैर रही थीं और पूरा दृश्य बहुत शांत और सुंदर था। झील के किनारे पहुंचकर मनदीप अचानक हवा में उछला। उसका शरीर बदलकर 5 मीटर लंबा विशाल कछुआ बन गया। छपाक, वह झील में गिरा और गंगा से बोला, मेरे पीछे आओ। फिर वो पानी के अंदर तैरते हुए झील की गहराई की ओर जाने लगा। गंगा भी पानी में कूद गया और उसके पीछे पीछे तैरने लगा। झील के अंदर कई एक्वाटिक डीमंस थे, कुछ तो सोल कंडेंसेशन रेल्म के भी थे। गंगा को देखकर वे लालची नजरों से उसे घूरने लगे। लेकिन मनदीप ने मुंह खोलकर एक तीखी आवाज निकाली। तुरंत सारे डीमंस पीछे हट गए और गंगा को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर तैरने के बाद नीचे की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर नीचे छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु दिखाई देने लगे। करीब से देखने पर गंगा को समझ आया कि वे बायोलुमिनेसेंट एक्वाटिक प्लांट्स थे। अब वे झील के तल तक पहुंच चुके थे। गंगा मनदीप के पीछे पीछे झील के तल के पास तैरता हुआ आगे बढ़ता गया। जब वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे और उसे पार किया तो सामने का दृश्य अचानक खुल गया। ये देखकर गंगा की आंखें चमक उठीं। उसके सामने पानी के नीचे बना एक महल था। भले ही वो फायर सिटी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन जितना भव्य नहीं था, लेकिन झील के पानी की नीली रोशनी में वह बेहद शानदार दिख रहा था। महल के द्वार पर कुछ निम्न स्तर के डेमन गार्ड्स खड़े थे। वे बहुत बुद्धिमान नहीं थे लेकिन आदेश मानना जानते थे। मनदीप को देखकर उन्होंने झुककर सम्मान भी किया। ये देखकर गंगा हैरान रह गया। उसने पूछा, सीनियर एनलाइटनमेंट रेल्म के ये डीमंस इतनी समझदारी कैसे दिखा रहे हैं? मनदीप ने शांत स्वर में समझाया, डीमंस जन्म से क्रूर होते हैं लेकिन मूर्ख नहीं। निम्न स्तर के डीमंस भाषा और नियम इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। अगर बचपन से उन्हें सही शिक्षा दी जाए तो निम्न स्तर के डीमंस भी बुद्धि विकसित कर सकते हैं। महल की ओर चलते हुए गंगा ने देखा कि इधर उधर कई डीमंस आ जा रहे थे। ज्यादातर निम्न स्तर के डीमंस थे। वे एक दूसरे से अलग भाषा में बात करते थे लेकिन मिलने पर सिर हिलाकर अभिवादन करते थे। उनकी चाल भी शांत और व्यवस्थित थी, जैसे वे इस जीवन शैली के आदी हों। उनकी आंखों में भी स्पष्ट तर्क और समझदारी दिखाई दे रही थी। ये देखकर गंगा बेहद हैरान हुआ। उसे याद आया कि जब वह पहली बार डेमन रिज माउंटेन्स गया था तब उसे एक परसेप्शन लेवल डेमन ने रास्ता दिखाया था। हालांकि वह सोल कंडेंसेशन रेल्म तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और वह डेमन लैंग्वेज बोल सकता था। यही है शिक्षा की शक्ति। गंगा के मन में मास्टर की आवाज आए। क्या हुआ? हैरान हो गए? गंगा ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जवाब दिया। ये सच में अप्रत्याशित है।
मैं हमेशा सोचता था कि एनलाइटनमेंट रेल्म और कॉफॉर्मेशन रेल्म के डीमंस बहुत मूर्ख होते हैं, इसलिए डेमन रेस इंसानों से कमजोर है। मास्टर बोला, सामान्य तौर पर निम्न स्तर के डीमंस इंसानों जितने बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन उन्हें सिखाया जा सकता है। आखिर एक साधारण कुत्ता भी कुछ साल के बच्चे जितनी समझ रख सकता है, फिर डीमंस कुत्ते से कम कैसे हो सकते हैं? गंगा हंसते हुए बोला, लेकिन शिवमटा कुत्ता डापाओ तो मुझे थोड़ा बेवकूफ लगता है। मास्टर हंस पड़ा, हाँ हाँ, अड़पाओ को दोष मत दो, जैसा मालिक वैसा कुत्ता। गंगा भी हंस पड़ा, कैनन तो आपने उठाया था, इसलिए असली मालिक आप ही हुए। मास्टर झल्लाकर बोला, शरारती लड़के, मुझसे बहस करने लगे हो? गंगा ने बात बदलते हुए कहा, मास्टर, अगर डेमन रेस को शिक्षा दी जाए तो क्या वे भी इंसानों की तरह एक पूरा सामाजिक तंत्र बना सकते हैं? मास्टर बोला, बिल्कुल नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वे ग्रह कैसे चलते हैं जहां डेमन रेस शासन करती है? गंगा हैरान हो गया, अगर ब्लैक स्टार के डीमंस भी शिक्षा फैलाकर पूरी सामाजिक व्यवस्था बना लें तो ये बहुत खतरनाक होगा। तब शायद डेमन रेस इंसानों से मुकाबला भी कर सकती है। मास्टर ने सिर हिलाया, तुम बहुत सरलता से सोच रहे हो। ब्लैक स्टार के डीमंस अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें एक पूरी व्यवस्था बनाने में बहुत समय लगेगा, और अभी वे इंसानों से मुकाबला करने से बहुत दूर हैं। उसी समय मनदीप रुक गया, उसने सामने एक महल की ओर इशारा किया और गंगा से कहा, हम पहुंच गए। गंगा ने सामने खड़े महल को देखा। हालांकि वो बहुत भव्य नहीं था, लेकिन उसमें एक गंभीर और राजसी आभा थी। विशेष रूप से प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस ये साफ दिखा रहे थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। मनदीप ने कहा, ब्लैक एम्परर डेमन किंग अंदर हैं, मेरे साथ आओ। मनदीप सीधे अंदर चला गया। दरवाजे पर खड़े दोनों कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस ने हल्का सा सिर झुकाकर उसे सम्मान दिया, लेकिन जब गंगा उनके पास से गुजरा तो दोनों डीमंस की आंखें ठंडी और हिंसक हो गईं। अगर मनदीप साथ न होता तो वे तुरंत गंगा पर हमला कर देते। महल के अंदर का मुख्य हॉल कुछ कुछ उस शाही दरबार जैसा था जहां सम्राट सुबह की सभा करता है। हॉल के सामने एक भव्य सुनहरा सिंहासन रखा था, लेकिन इस समय पूरा हॉल खाली था। मनदीप ने ह्यूमन रूप धारण किया और ऊंची आवाज में कहा, मनदीप ब्लैक एम्परर डेमन किंग से मिलने की इजाजत चाहता है। अचानक बूम, हॉल के पीछे से जोरदार आवाज आई। पानी में लहरें उठने लगी, जैसे झील के तल से कोई विशाल प्राणी बाहर आया हो। कुछ ही क्षण बाद एक आदमी बाहर आया। उसने काला वस्त्र पहना हुआ था, त्वचा भी काली थी। हालांकि उसकी डेमोनिक और अनियंत्रित थी, लेकिन उसकी अदृश्य शक्ति बेहद भयावह थी। मनदीप तुरंत झुककर बोला, ब्लैक एम्परर डेमन किंग को प्रणाम। गंगा ने भी जल्दी से झुककर कहा, ब्लैक एम्परर डेमन किंग को प्रणाम। ब्लैक एम्परर ने हाथ हिलाया, औपचारिकता की जरूरत नहीं। फिर उसने गंगा की ओर ठंडी नज़र से देखा और मनदीप से पूछा, मनदीप, तुम एक इंसान को यहाँ क्यों लाए हो? मनदीप आगे बढ़ा और गंगा द्वारा बताई गई स्वॉर्ड टूम की पूरी घटना सुना दी। सब सुनने के बाद ब्लैक एम्परर की आंखों में एक अजीब चमक आई, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया और सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, एके सच में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, वह डेमन रेस के लिए कलंक है। उसकी आवाज में साफ हत्या का इरादा झलक रहा था। ये देखकर गंगा ने तुरंत कहा, सीनियर 9 फिंगर्स, कृपया स्वॉर्ड टूम जाकर क को मार दीजिए, नहीं तो स्वॉर्ड टूम का पूरा डेमन रेस खत्म हो जाएगा। ब्लैक एम्परर अचानक चौंक गया। हूँ? उसने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या मनदीप ने बताया? मनदीप तुरंत बोला, डेमन किंग, यह आदमी कहता है कि वह आपके एक पुराने मित्र का शिष्य है और आपका नाम उसी ने बताया। पुराना मित्र? ब्लैक एम्परर सोच में पड़ गया। उसने गंगा से पूछा, मेरा इंसानों से कोई संबंध नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? गंगा ने कहा, मेरे मास्टर ने हजारों साल पहले ब्लैक ड्रैगन पूल में आपकी जान बचाई थी और आपको डेमन रेस की कल्टिवेशन टेक्निक दी थी। मुझे यकीन है कि आपको ये बात याद होगी। ये सुनते ही ब्लैक एम्परर का चेहरा बदल गया। मास्टर के? वह आश्चर्य से बोला, क्या तुम मास्टर के शिष्य हो? हाँ, गंगा ने सिर हिलाया। ब्लैक एम्परर ने गंगा की बात पर शक नहीं किया, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन पूल की घटना केवल उसे और ट्रू मैन के को ही पता थी। वह जोर से हंस पड़ा, हा हा,
अब समझ आया कि तुम इतने साहसी क्यों हो। तुम तो केवल एक अनडाइंग रेल्म कल्टिवेटर के शिष्य हो, फिर भी रूबिकॉन बीच आकर मुझसे मिलने की हिम्मत कर रहे हो। लेकिन तुम एक बात गलत कह रहे हो, मास्टर के मेरे पुराने दोस्त नहीं हैं। वह मेरे उपकारक और गुरु हैं। ये सुनकर मनदीप हैरान रह गया। उसने पूछा, डेमन किंग ये ट्रू मैन के कौन है? ब्लैक एम्परर ने कहा, वो एक महान एक्सपर्ट थे। उन्होंने स्टार सी में यात्रा करते हुए ब्लैक स्टार पर कदम रखा था। आज जो मेरी शक्ति है और रूबिकॉन बीच के डेमन रेस का जो सामाजिक ढांचा है, सब उनकी कृपा से है। अगर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन न दिया होता तो रूबिकॉन बीच का डेमन रेस भी बाकी डेमन टेरिटरीज की तरह अव्यवस्थित और अराजक होता। संक्षेप में कहूं तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। गंगा ने अपने मन में मास्टर से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने इतना अच्छा काम किया है। मास्टर मुस्कुराया, मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली है, मुझे ठीक से याद नहीं। ब्लैक एम्परर की बातें सुनकर मनदीप के मन में भी मास्टर के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। साथ ही उसे राहत भी मिली कि उसने गंगा को नहीं मारा, वरना वह रूबिकॉन बीच डेमन क्लैन के उपकारक के शिष्य को मार देता, जो बड़ा पाप होता। ब्लैक एम्परर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गंगा बोला। गंगा। ब्लैक एम्परर ने सिर हिलाया और तुरंत खड़ा हो गया। चलो गंगा, मैं अभी तुम्हारे साथ स्वॉर्ड टूम चलता हूँ। हमें क को हत्या करने से रोकना होगा। गंगा बहुत खुश हो गया। सीनियर 9 फिंगर्स, आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। ब्लैक एम्परर ने हाथ हिलाया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं डेमन रेस की मदद कर रहा हूँ। फिर उसने मनदीप से कहा, तुम यहीं रहो, लेकिन मनदीप तुरंत बोला, ब्लैक एम्परर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। ब्लैक एम्परर ने कुछ देर सोचा, फिर बाहर की ओर जोर से बोला, हिशिया, अपने पिता से कहो कि रूबिकॉन बीच की रक्षा करें। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, आधे महीने में वापस आ जाऊंगा। बाहर से एक विशाल क्रॉलिंग श्रिम्प डेमन ने जवाब दिया, जी ब्लैक एम्परर। इसके बाद ब्लैक एम्परर, मनदीप और गंगा तीनों बीहू लेक से बाहर निकलकर किनारे पर पहुंचे। ब्लैक एम्परर अनडाइंग रेल्म में था। उसकी गति बेहद तेज थी, यहाँ तक कि स्काई शिप से भी तेज। लेकिन गंगा और मनदीप उसकी गति का साथ नहीं दे सकते थे। इसलिए गंगा ने समरसॉल्ट क्लाउड निकाला। थोड़ी चर्चा के बाद तीनों ने तय किया कि समरसॉल्ट क्लाउड से ही स्वॉर्ड टूम जाएंगे। जब समरसॉल्ट क्लाउड को अनडाइंग रेल्म के ब्लैक एम्परर ने नियंत्रित किया तो उसकी गति और भी बढ़ गई। 6 दिन बाद वे फायर सिटी पहुंच गए। इस समय तक गंगा के स्वॉर्ड टूम छोड़ने के 15 दिन पूरे हो चुके थे। वे बिना रुके सीधे स्वॉर्ड टूम में घुस गए। ब्लैक एम्परर और मनदीप के साथ होने के कारण उन्हें किसी खतरे की चिंता नहीं थी। वे जानबूझकर खुले तौर पर चल रहे थे ताकि डेमन रेस का ध्यान आकर्षित कर सकें। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्वॉर्ड टूम के डीमंस जैसे गायब हो गए थे। शीथ स्वॉर्ड डोमेन, हिडन स्वॉर्ड डोमेन, अनलीश्ड स्वॉर्ड डोमेन, तीनों जगहों पर उन्हें एक भी डेमन नहीं मिला। कुछ स्वॉर्ड पपट्स जरूर मिले, लेकिन ब्लैक एम्परर को देखकर वे डरकर भाग गए। मनदीप चिंतित होकर बोला, अजीब है, क्या करने स्वॉर्ड टूम के सभी डीमंस को मार दिया? ब्लैक एम्परर ने गंभीर आवाज में कहा, हमने रास्ते में कोई लाश नहीं देखी। इसका मतलब डेमन रेस अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वे गए कहाँ? गंगा ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि एके ने उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया हो और एक ही बार में सबको मारने की योजना बना रहा हो? ब्लैक एम्परर का चेहरा गंभीर हो गया, अगर ऐसा है तो हमें जल्दी करनी होगी। बात करते हुए वे स्वॉर्ड करेज डोमेन पहुंच गए। इसके आगे डेथ स्वॉर्ड डोमेन था। गंगा बोला, आम डीमंस डेथ स्वॉर्ड डोमेन में नहीं जाते। अगर हमें उन्हें ढूंढना है तो हमें स्वॉर्ड हार्ट डोमेन में फैलकर खोज करना चाहिए और फिर बाहर की ओर बढ़ना चाहिए। ब्लैक एम्परर ने सिर हिलाया, ठीक है। तीनों अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे। कुछ दर्जन मील चलने के बाद ब्लैक एम्परर अचानक रुक गया। उसकी आंखें चमक उठीं, मुझे कुछ मिला है। वह तुरंत बाईं ओर दौड़ पड़ा। गंगा और मनदीप भी उसके पीछे भागे। उन्होंने देखा कि ब्लैक एम्परर ने एक बॉर टाइप डेमन को रोक रखा था। वह था टेल फ्लेम बॉर, जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के शुरुआती चरण में था। उसकी पूंछ के चारों ओर आग की लपटें घूम रही थीं, इसी कारण उसका नाम टेल फ्लेम बॉर पड़ा था। शिवम तासुअर डर से जमीन पर लेट गया और कांपते हुए बोला, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए।
ऐसा नहीं है कि मैं डेमन रेस की मदद नहीं करना चाहता था, मैं बस ज़्यादा सो गया था और ब्लड सी क्लिफ की सभा में नहीं पहुंच पाया। चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहीं जा रहा हूं। टेल फ्लेम बॉर को दया की भीख मांगते देखकर गंगा, ब्लैक एम्परर और मनदीप तीनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक किस तरह की बात कर रहा है। ब्लैक एम्परर ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में पूछा, तुम किस सभा की बात कर रहे हो? टेल फ्लेम बॉर ब्लैक एम्परर की असली कल्टिवेशन लेवल नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वह ये जरूर महसूस कर सकता था कि उसके सामने खड़ा ये डेमन वॉइड रेल्म से ऊपर का शक्तिशाली अस्तित्व है। यही कारण था कि उसके दिल में डर बैठ गया था। साथ ही उसके मन में एक अजीब सा संदेह भी उठ रहा था। स्वॉर्ड टूम में तो वॉइड रेल्म के सभी डीमंस मर चुके थे, फिर उसके सामने ये कौन सा शक्तिशाली डेमन खड़ा है? डरते डरते उसने जवाब दिया, सब लोग ब्लड सी क्लिफ में एक सभा के लिए गए हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बस इतना ही सुना है। टेल फ्लेम बॉर के डर को देखकर ब्लैक एम्परर ने थोड़े नर्म स्वर में कहा, डरो मत। मैं रूबकॉन बीच का ब्लैक एम्परर हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनते ही टेल फ्लेम बॉर स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में इमॉर्टल रेल्म का डेमन किंग होगा। यद्यपि उसने ब्लैक एम्परर को पहले कभी देखा नहीं था, फिर भी एक जागरूक डेमन होने के कारण उसने उसका नाम और प्रतिष्ठा अवश्य सुन रखी थी। तुरंत उसका व्यवहार बदल गया। वह जमीन पर झुककर पूरी श्रद्धा से बोला, ये तुच्छ डेमन मेराज ब्लैक एम्परर डेमन किंग को प्रणाम करता है। ब्लैक एम्परर ने बिना समय गंवाए पूछा, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ है। तुम्हें ब्लड सी क्लिफ पर किसने बुलाया? मेराज ने जवाब दिया, मैंने दूसरों से सुना है कि लॉर्ड एके वापस आ गए हैं और आज उन्होंने स्वॉर्ड टूम के सभी डीमंस को ब्लड सी क्लिफ में बुलाया है। कहा जा रहा है कि वह इंसानों के साथ हुई हार के बाद स्वॉर्ड टूम के डीमंस के भविष्य के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ये सुनते ही ब्लैक एम्परर के चेहरे का भाव बदल गया। वह तुरंत गंगा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक गहरी छाया उभर आई और उसने गंभीर स्वर में कहा, संभव है कि तुम्हारा अनुमान सही हो। कर ने उन्हें एक जगह इकट्ठा किया है ताकि एक ही बार में सबका सफाया कर सके। ये सुनकर टेल फ्लेम बॉर को कुछ गलत होने का आभास हुआ। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं और वह कांपती आवाज में बोला, ब्लैक एम्परर डेमन किंग, क्या कोई समस्या है? तब गंगा ने उसे सच्चाई बताई। उसने कहा, तुम सब क के धोखे में आ गए हो। उसने इंसानों और डीमंस के बीच युद्ध इसलिए भड़काया ताकि स्वॉर्ड टूम के अनडाइंग रेल्म और वॉइड रेल्म के डीमंस खत्म हो जाएं। उसके बाद वो सोल कंडेंसेशन रेल्म से नीचे के डीमंस को आसानी से मारकर उनके डेमन कॉज हासिल कर सकेगा और अपनी कल्टिवेशन बढ़ा सकेगा। ये सुनते ही मेराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अविश्वास से कहा, ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड एके तो अच्छे व्यक्ति लगते थे, उन्होंने। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ब्लैक एम्परर ने उसे उठा लिया और कठोर स्वर में कहा, बहुत बातें बाद में करना, तुरंत हमें ब्लड सी क्लिफ का रास्ता दिखाओ। अगर हम देर कर गए तो स्वॉर्ड टूम का पूरा डेमन क्लैन नष्ट हो जाएगा। मेराज डर के कारण तुरंत दिशा बताने लगा। ब्लैक एम्परर ने बिना समय गंवाए पूरी गति से दौड़ लगा दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि गंगा और मनदीप दोनों पीछे छूट गए। मनदीप ने जल्दी से गंगा से कहा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं पहले जाता हूँ। लेकिन गंगा तुरंत बोला, मुझे ब्लड सी क्लिफ का रास्ता नहीं पता। अगर यहाँ दूसरे डीमंस मिल गए तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। ये सुनकर मनदीप ने भौहें सिकोड़ लीं। आखिरकार उसने वापस मुड़कर अपना टॉर्टिस डेमन फॉर्म धारण किया, गंगा को अपनी पीठ पर बैठाया और ब्लैक एम्परर की छोड़ी हुई डेमोनिक ऑरा का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। उसका शरीर भले ही विशाल था, लेकिन उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। उधर ब्लड सी क्लिफ स्वॉर्ड टूम का एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। यहाँ एक विशाल घाटी थी जो सैकड़ों मील तक फैली हुई थी और जिसमें करोड़ों डीमंस समा सकते थे। घाटी के ऊपर तिरछे निकली हुई एक विशाल चट्टान थी, लगभग 1 किलोमीटर लंबी और चौड़ी, जिसका रंग गहरे रक्त जैसा लाल था। सूर्य की रोशनी उस लाल चट्टान से टकराकर पूरी घाटी को लाल आभा से भर देती थी, जिससे वह दूर से किसी लाल समुद्र की तरह चमकती थी। इसी कारण इस स्थान को ब्लड सी क्लिफ कहा जाता था। इस समय उस चट्टान के किनारे एके खड़ा था और उसके पीछे यूजी मौजूद था। दोनों नीचे घाटी में जमा हुए असंख्य डीमंस को देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी। उनके लिए घाटी में खड़े अरबों डीमंस किसी जीवित प्राणी की तरह नहीं, बल्कि अरबों डेमन कॉज के समान थे।
इतने डेमन कॉज मिल जाएं तो गुप्त तकनीकों के सहारे वे आसानी से अनडाइंग रेल्म तक पहुंच सकते थे और पूरे ब्लैक स्टार में होली एम्परर के अलावा सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन सकते थे। कुछ देर बाद कर ने पीछे मुड़कर यूजी से पूछा, क्या सब लोग आ चुके हैं? यूजी ने सिर हिलाया और कहा, लगभग सभी आ गए हैं। कुछ ही डीमंस नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उससे हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर ने हल्की चिंता के साथ कहा, मुझे डर है कि अगर यह बात फैल गई कि हमने डीमंस को मारा है तो दूसरे डेमन टेरिटरीज के डीमंस हमें दुश्मन मान लेंगे, तब ये हमारे लिए समस्या बन सकता है। यूजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने जांच कर ली है। 100 मील के भीतर कोई बाहरी डेमन नहीं है। ये सुनकर क की आंखों में ठंडी चमक उभर आई। उसने कहा, अच्छा है, अब मैं बिना चिंता के महान फॉर्मेशन को सक्रिय कर सकता हूँ। नीचे घाटी में खड़े डीमंस को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अक्सर निम्नस्तरीय डीमंस की बुद्धि कम थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। वे ब्लड सी क्लिफ पर खड़े एके की ओर देख रहे थे, मानो वो उनका नेता बनकर उन्हें इंसानों से बदला लेने के लिए आगे ले जाएगा। घाटी के सामने की पंक्ति में सोल कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस खड़े थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि स्वॉर्ड टूम डेमन रेस के सभी वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स मर चुके हैं और अब उन्हें एक नए नेता की जरूरत है। कई डीमंस का मानना था कि एके ही इस योग्य है। कुछ ने कहा कि अगर एके अनडाइंग रेल्म में होता तो और अच्छा होता। कई डीमंस को डर था कि अगर दूसरे डेमन टेरिटरीज के डेमन किंग्स यहां शासन करने लगे तो स्वॉर्ड टूम के डीमंस की स्थिति कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे चर्चा का रुख क के समर्थन में जाता दिखा। लगभग 80% सोल कंडेंसेशन रेल्म डीमंस उसे अपना नेता मानने को तैयार हो गए। तभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर खड़ा एक विशाल जायंट एलिफेंट डेमन आगे बढ़ा और ब्लड सी क्लिफ की ओर गर्जना करते हुए बोला, लॉर्ड एके कृपया स्वॉर्ड टूम का नेतृत्व संभालिए। उसके बाद हजारों सोल कंडेंसेशन रेल्म डीमंस भी एक साथ चिल्लाने लगे, लॉर्ड एके कृपया स्वॉर्ड टूम का नेतृत्व संभालिए। उनकी गर्जना दूर दूर तक गूंजने लगी। नीचे खड़े निम्नस्तरीय डीमंस को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वे भी गर्जना करने लगे। पूरी घाटी अरबों आवाजों से कांप उठी। तभी अचानक घाटी के नीचे से एक भयानक गर्जना गूंजी जो अरबों डीमंस की आवाज से कम शक्तिशाली नहीं थी। अगले ही पल घाटी के चारों ओर जमीन से विशाल पत्थर के स्तंभ उभरने लगे। हर 1 किलोमीटर पर एक स्तंभ खड़ा हो गया। प्रत्येक स्तंभ लगभग 10 मीटर मोटा था और धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ ब्लड सी क्लिफ की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये दृश्य देखकर सभी डीमंस घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तभी कर ने ऊंची आवाज में कहा, घबराओ मत, यह एक फॉर्मेशन है जिसे मैंने बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए बनाया है। अब जब हमारा डेमन रेस एकत्र हो गया है तो हमें इंसानों के अचानक हमले से सावधान रहना होगा। क की बात सुनकर डीमंस तुरंत शांत हो गए, क्योंकि वे उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे। यूजी ने धीरे से क के पास आकर पूछा, वुल्फ किंग, क्या ये फॉर्मेशन इतने सारे डीमंस को संभाल पाएगा? क ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, ये हाई ग्रेड प्रोफाउंड फॉर्मेशन है और इसका फॉर्मेशन प्लेट स्वयं एक सेंट एम्परर ने बनाया था। यदि कोई अनडाइंग रेल्म का भी आ जाए तो इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। यहाँ मौजूद डीमंस अधिकतम सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर हैं। उनकी संख्या चाहे जितनी हो, अंत में वे सब मरने वाले हैं। यूजी ने यह सुनकर संतोष से सिर हिला दिया। घाटी के भीतर खड़े पत्थर के स्तंभ ऊंचे ऊंचे और बेहद घने थे। वे पूरे क्षेत्र में इस तरह फैले हुए थे कि पूरी घाटी मानो एक विशाल पत्थरों का जंगल बन गई हो। लेकिन क्योंकि एके ने अभी अभी कहा था कि यह व्यवस्था केवल बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए बनाई गई है, इसलिए वहां मौजूद डीमंस ने अपनी सतर्कता कम कर दी और शांत होकर उसकी अगली बात का इंतजार करने लगे। इसी समय कर ने अपने हाथ से एक स्पिरिट स्टोन निकाली। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों से साफ पता चल रहा था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि चौथी कैटेगरी का स्पिरिट स्टोन है। ब्लैक स्टार पर ऐसे स्पिरिट स्टोन्स अत्यंत दुर्लभ थे और पूरे ग्रह में केवल रॉयल फैमिली के पास ही उनकी बहुत छोटी संख्या मौजूद थी। क के अनुसार जिस फॉर्मेशन प्लेट का वह उपयोग कर रहा था वह स्वयं होली एम्परर द्वारा बनाई गई थी और उसे ये संयोग से मिली थी, वरना वह इतना बड़ा षड्यंत्र रच ही नहीं पाता। घाटी में खड़े डीमंस जिज्ञासा से उसे देखने लगे। कोई फुसफुसाकर पूछ रहा था कि एके आखिर क्या करने वाला है, तो कोई उस स्पिरिट स्टोन की शक्तिशाली ऊर्जा को देखकर आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। एके का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने उस चौथी कैटेगरी के स्पिरिट स्टोन को, जिसे पहले से अरे फ्लैग में परिष्कृत किया गया था, सक्रिय कर दिया।
अगले ही क्षण पूरी घाटी में जोरदार गर्जना गूंज उठी। अचानक चारों ओर खड़े पत्थर के स्तंभों से प्रचंड बिजली की धाराएं निकलने लगीं। वे नीचे से ऊपर की ओर उठीं और फिर आसमान में जाकर आपस में जुड़ने लगीं। देखते ही देखते सभी स्तंभों से निकली बिजली की धाराएं मिलकर घाटी के ऊपर एक विशाल बिजली का जाल बना गईं, जिसने पूरी घाटी को चारों ओर से घेर लिया। चमकती बिजली की भयावह शक्ति देखकर घाटी में खड़े सभी डीमंस के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले वही विशाल जायंट एलिफेंट डेमन जिसने पहले कसे नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, ब्लड सी क्लिफ की ओर देखते हुए चिल्लाया, लॉर्ड एके, ये क्या हो रहा है? आपने हमें इस घाटी में बिजली से क्यों बंद कर दिया? अब जब फॉर्मेशन पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी, को किसी के भाग जाने का डर नहीं था। उसका चेहरा ठंडा और निर्दयी हो गया। उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम सबको मारना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इस घाटी में कैद करना जरूरी था। उसके शब्द सुनते ही पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। जायंट एलिफेंट और बाकी सोल कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना है, लेकिन ने बिना देर किए अपने हाथ में पकड़े अरे फ्लैग को लहराया और ऊपर बिजली के जाल से एक भयानक बिजली का स्तंभ नीचे गिरा। वह सीधा उस विशाल हाथी पर गिरा जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर था, लेकिन उस बिजली की शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं था। अगले ही पल उसका विशाल शरीर टुकड़ों में बिखर गया और रक्तमांस चारों ओर उड़ने लगा। उस हाथी के मरते ही पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। अब सोल कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस को समझ आ गया कि एके मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में उन्हें मारना चाहता था। पूरे डेमन समूह में अफरातफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एके ऐसा क्यों कर रहा है। तभी कंडेंसेशन रेल्म के एक डेमन ने गुस्से में दहाड़ते हुए चिल्लाया, ने हमें धोखा दिया है। लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह गूंज भी नहीं पाई थी कि ऊपर से एक और बिजली गिरी और उसे तुरंत राख में बदल दिया। उसकी हालत जायंट एलिफेंट से भी बुरी हुई, यहाँ तक कि उसका डेमन कॉर भी चूर चूर हो गया। तभी एक डेमन चिल्लाया, जल्दी उन पत्थर के स्तंभों को नष्ट करो। अगले ही क्षण करोड़ों डीमंस पास के स्तंभों की ओर टूट पड़े, लेकिन हर स्तंभ के चारों ओर बिजली का घेरा था। जैसे ही कोई डेमन 100 मीटर के भीतर पहुंचा, उस पर बिजली गिर जाती और वह तुरंत मर जाता। कुछ ही क्षणों में हजारों डीमंस राख हो गए। ऊपर खड़े ने ये दृश्य देखते हुए बुदबुदाया, बिजली की शक्ति थोड़ी कम करनी होगी, नहीं तो डेमन कॉज भी नष्ट हो जाएंगे। उसने अपने अरे फ्लैग से फॉर्मेशन की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसके पास खड़े यूजी ने कहा, होली एम्परर द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन प्लेट सच में अद्भुत है। अगर यह कोई साधारण हाई ग्रेड अरे होता तो वुल्फ किंग के लिए इसे नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता। ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह चौथी कैटेगरी का स्पिरिट स्टोन भी बहुत जरूरी है। केवल होली एम्परर ही इतने दुर्लभ पत्थर से अरे फ्लैग बनवाने का साहस कर सकता है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तब तक घाटी में फिर लाखों डीमंस मर चुके थे। हर ओर चीखें, गर्जनाएं और क्रोध से भरी आवाजें गूंज रही थीं। डीमंस पूरी ताकत से फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। ये फॉर्मेशन इतनी शक्तिशाली थी कि घाटी में मौजूद कोई भी डेमन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो आधे दिन से भी कम समय में इस फॉर्मेशन की मदद से सैकड़ों करोड़ डीमंस का नरसंहार कर देगा। यह एक भयानक नरसंहार था, खून से भरा हुआ नरसंहार। ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। उल्टा उसके होठों पर उत्साह भरी मुस्कान थी। वह कल्पना कर रहा था कि अरबों डेमन कॉज मिलने के बाद वो अनडाइंग रेल्म में पहुंचकर कितना शक्तिशाली बन जाएगा। उसने कहा, इतने डेमन कॉज मिल जाएं तो अनडाइंग रेल्म में पहुंचने के बाद हम आसानी से उसके शिखर तक पहुंच सकते हैं। यूजी अब ये दृश्य सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि मरते हुए डीमंस को न देखना पड़े। ने ये देखा तो उसने अरे फ्लैग यूजी के हाथ में देते हुए कहा, तुम फॉर्मेशन संभालो, मैं जाकर देखता हूं कि कहीं आसपास कोई बचा खुचा डेमन तो नहीं है। यूजी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब तक दूर जा चुका था। मजबूर होकर उसे फॉर्मेशन नियंत्रित करना पड़ा। धीरे धीरे घाटी में खून की नदियां बहने लगीं और यूजी का मन सुन्न होने लगा। उसकी आंखों में भी ठंडी चमक उभर आई। अब वह भी अजीबसी उत्तेजना महसूस करने लगा। वह फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हुए चीखते हुए डीमंस को बिजली से उड़ा रहा था, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। घाटी में डीमंस गुस्से और निराशा से चिल्ला रहे थे, एके तुम नीच हो, तुमने हमें धोखा दिया।
लंकेश और मिंटू की मौत के जिम्मेदार भी तुम ही हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे सभी निराश हो चुके थे और मान चुके थे कि स्वॉर्ड टूम डेमन रेस का अंत निश्चित है। इसी निराशा के बीच अचानक ब्लड सी क्लिफ के पीछे से एक भयानक गर्जना गूंजी, यूजी तुम मरना चाहते हो। घाटी के सभी डीमंस ने एक साथ उस दिशा में देखा। वहां एक काले रंग का आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक सुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक एम्परर था। वह तेजी से ब्लड सी क्लिफ तक पहुंचा और जब उसने देखा कि फॉर्मेशन डेमन रेस का कत्लेआम कर रही है तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। आवाज सुनते ही यूजी पीछे मुड़ा, उसे तुरंत पहचान हो गई। वह और का पहले रूबकॉन बीच जाकर ब्लैक एम्परर को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन ब्लैक एम्परर ने उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए वह उसे तुरंत पहचान गया। उसके मन में डर समा गया, क्योंकि उसके सामने एक अनडाइंग रेल्म डेमन खड़ा था। वह यहाँ कैसे आ गया? यूजी ने मन ही मन सोचा। अब वो फॉर्मेशन को नियंत्रित करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया और तुरंत भागने लगा। लेकिन वो मुश्किल से एक कदम ही बढ़ा था कि ब्लैक एम्परर बिजली की तरह उसके सामने आ पहुंचा। यूजी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया कि ब्लैक एम्परर ने एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मार दिया। उसका शरीर झटके से झुक गया। अगले ही क्षण ब्लैक एम्परर ने उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर पैर रखकर उसे जकड़ लिया। ब्लैक एम्परर गरजकर बोला, जल्दी फॉर्मेशन बंद करो। यूजी के मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखों में भय भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दूर रूबकॉन बीच से ब्लैक एम्परर यहाँ कैसे पहुंच गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ फॉर्मेशन को नियंत्रित कर सकता हूँ। इसे बंद करना केवल वुल्फ किंग एके को ही आता है। ये सुनते ही ब्लैक एम्परर ने क्रोध में उसकी एक बांह काट दी और दूर से अरे फ्लैग को अपनी ओर खींच लिया। फिर वह गरजकर बोला, मुझे बताओ क कहाँ है। अब यूजी समझ चुका था कि उसकी और क की योजना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और होठों पर हल्की हंसी उभर आई। उसने ब्लैक एम्परर के सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया और चुप रहना ही बेहतर समझा। जब यूजी ने ब्लैक एम्परर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो ब्लैक एम्परर का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने फिर से हमला किया और एक ही वार में यूजी की दूसरी भुजा भी तोड़ दी। अब यूजी के दोनों हाथ टूट चुके थे। भारी चोटों के कारण उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी बची हुई डेमोनिक एनर्जी को मुक्त किया और तुरंत अपने असली रूप में बदल गया। वह एक सोल डिवावरिंग गोल्डन रैट बन गया। लेकिन उसका ये रूप भी उसे बचा नहीं सका। ब्लैक एम्परर ने उसे जोर से जमीन पर दबा दिया। वह लगभग मरने की हालत में था, सांसें टूटती सी महसूस हो रही थी। ब्लैक एम्परर ने उसे घूरते हुए क्रोध से कहा, कर ने डेमन रेस के साथ विश्वासघात किया है और तुमने उसका साथ दिया, फिर भी तुम अभी तक जिद कर रहे हो। जल्दी बताओ क कहाँ है। अगर हम उसे पकड़कर फॉर्मेशन बंद नहीं करवाते तो स्वॉर्ड टूम का पूरा डेमन रेस मर जाएगा। ब्लैक एम्परर की आवाज में चिंता और क्रोध दोनों साफ झलक रहे थे। लेकिन यूजी ने उसकी ओर देखकर केवल व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, अगर कभी मर गया तो चिराग से बदला लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। ये सुनते ही ब्लैक एम्परर का गुस्सा फट पड़ा। वह गरज उठा, हरामी। अगले ही पल उसके शरीर से भयंकर डेमोनिक ऑरा निकलने लगी। उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और वह अपने असली रूप में बदल गया। ब्लैक एम्परर क्रैब। उसका विशाल काला शरीर 30 मीटर से भी ऊंचा था। उसकी दो विशाल चिमटियां हवा में लहरा रही थीं और उसकी उभरी हुई आंखों में तीव्र क्रोध चमक रहा था। उसके शरीर के दोनों ओर 4-4 पैर थे, लेकिन उसके दाहिने पंजे के पास एक अतिरिक्त 9वां पैर भी था जो किसी भाले की तरह दिखाई देता था। उसी नुकीले पैर को उसने यूजी के पेट में घुसा दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। ब्लैक एम्परर नीचे झुककर उसे घूरते हुए गरजा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यूजी के चेहरे पर एक अजीबसी मुस्कान आ गई। अचानक उसने अपनी बची हुई डेमोनिक एनर्जी को समेटा और अपनी पूरी जीवन शक्ति जला दी। फिर उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, वुल्फ किंग, भाग जाओ। ब्लैक किंग आ चुका है। उसकी आवाज़ इतनी प्रचंड थी कि वह कई मील तक गूंजती चली गई, मानो आसमान में गरजती हुई बिजली की गड़गड़ाहट हो। यह अंतिम पुकार उसके जीवन की आखिरी शक्ति थी। जैसे ही आवाज़ खत्म हुई उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। ब्लैक एम्परर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूजी अपनी जान देकर भी क को चेतावनी देगा। लेकिन अब स्थिति और भी कठिन हो गई थी। अगर कई यह आवाज़ सुनकर भाग गया तो उसे पकड़ना लगभग असंभव होगा।
और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घाटी में सक्रिय फॉर्मेशन अभी भी डीमंस को मार रही थी। ब्लैक एम्परर ब्लड सी क्लिफ के किनारे खड़ा होकर नीचे घाटी की ओर देखने लगा। वहां बिजली लगातार गिर रही थी और अनगिनत डीमंस एक एक करके मारे जा रहे थे। कोई भी उस बिजली को झेल नहीं पा रहा था। हर वार में उनका शरीर चितड़े चितड़े होकर बिखर रहा था। ये देखकर ब्लैक एम्परर के मन में बेचैनी भर गई। वह फॉर्मेशंस को समझता नहीं था और उसके हाथ में मौजूद अरे फ्लैग को कैसे नियंत्रित करना है ये भी उसे नहीं आता था। इसलिए वह केवल बेबस होकर देख सकता था कि कैसे एक एक करके डीमंस मरते जा रहे हैं। इसी समय मनदीप वहां पहुंचा। उसने जल्दी से पूछा, ब्लैक एम्परर यहाँ क्या हो रहा है? ब्लैक एम्परर का चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। उसने गंभीर स्वर में कहा, गंगा सही था। क ने सच में स्वॉर्ड टूम के सभी डीमंस को एक जगह इकट्ठा करके एक ही बार में सबको मारने की योजना बनाई थी। मनदीप ने नीचे घाटी की ओर देखा। वहां चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं और बिजली के हमलों से डीमंस लगातार मर रहे थे। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसी समय गंगा कछुए की पीठ से कूदकर नीचे उतरा। उसने यूजी की लाश पर एक नज़र डाली और तुरंत पूछा, सीनियर नाइन फिंगर्स एके कहाँ है? ब्लैक एम्परर ने भारी आवाज में जवाब दिया, जब मैं यहाँ पहुंचा तब क यहाँ नहीं था। तुमने भी यूजी की आखिरी चीख सुनी होगी। अगर क ने वह आवाज सुन ली होगी तो वह निश्चित रूप से भाग गया होगा। अब उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। गंगा ने ऊपर बिजली से भरे फॉर्मेशन को देखा और दांत भींचकर कहा, कम वक्त। अगर हमारे पास अरे फ्लैग न होता तो चाहे सीनियर नाइन फिंगर्स कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस हाई ग्रेड शैन फॉर्मेशन को तोड़ने में बहुत समय लग जाता। तब तक नीचे के डीमंस बच नहीं पाते। ब्लैक एम्परर ने तुरंत अरे फ्लैग निकालकर कहा, मैंने यह अरे फ्लैग छीन लिया है। गंगा, क्या तुम्हें फॉर्मेशंस की समझ है? गंगा की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं इस फॉर्मेशन को नियंत्रित करना जानता हूँ, लेकिन मेरी कल्टिवेशन बहुत कम है, इसलिए मैं अरे फ्लैग को खुद नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप इसे नियंत्रित करके फॉर्मेशन बंद कर दीजिए। ब्लैक एम्परर ने बिना देर किए सिर हिलाया, ठीक है। सौभाग्य से यह फॉर्मेशन इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में लिखा था। गंगा ने तुरंत अपने ज्ञान में से संबंधित भाग निकाला और ब्लैक एम्परर को समझाना शुरू कर दिया कि अरे फ्लैग को कैसे चलाना है। ब्लैक एम्परर भले ही फॉर्मेशन मास्टर नहीं था, लेकिन फॉर्मेशन की संरचना पहले से बनी हुई थी, इसलिए उसे केवल कंट्रोल करना था। उसकी समझ और शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए उसने बहुत जल्दी इस विधि को सीख लिया। कुछ ही क्षणों बाद उसके कंट्रोल में घाटी के ऊपर फैला बिजली का जाल धीरे धीरे कमजोर होने लगा। एक एक करके बिजली की धाराएं गायब होने लगीं। पत्थर के विशाल स्तंभ जमीन में वापस धंसने लगे। कुछ ही देर में पूरी घाटी फिर से शांत हो गई। लेकिन इस शांति के पीछे एक भयावह दृश्य छिपा था। घाटी में अब भी जीवित डीमंस बचे हुए थे, क्योंकि जिस डेमन को बिजली छूती थी वह तुरंत मर जाता था। अब हर ओर खून की नदियां बह रही थीं और लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। नीचे खड़े सभी डीमंस ब्लड सी क्लिफ की ओर देखने लगे। उन्होंने सब कुछ देखा था और वे समझ चुके थे कि ब्लैक एम्परर ने ही उन्हें बचाया है। ब्लैक एम्परर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लाखों डीमंस मर गए, लेकिन कम से कम बाकी बच गए। हाँ, हानि बहुत बड़ी थी, लेकिन स्वॉर्ड टूम का डेमन रेस पूरी तरह समाप्त होने से बच गया था। नीचे घाटी में मौजूद डीमंस अभी भी स्तब्ध थे। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि वे जीवित बच गए हैं। उन्होंने चारों ओर बिखरी लाशों को देखा और उनके दिल में एक साथ क्रोध और राहत दोनों पैदा हुए। तभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर खड़ा एक डेमन, जो एक मून स्नो वुल्फ था, आगे बढ़ा और ब्लड सी क्लिफ की ओर देखकर बोला, मेरे स्वामी, आपने हमारी जान बचाई। कृपया बताइए कि आप कौन हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। बाकी डीमंस भी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। ब्लैक एम्परर ने अपना रूप वापस ह्यूमन रूप में बदल लिया और ब्लड सी क्लिफ के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, मैं रूबकॉन बीच का ब्लैक एम्परर हूं। ये सुनते ही पूरी घाटी में हलचल मच गई। डीमन स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूबकॉन बीच का डेमन किंग स्वयं स्वॉर्ड टूम में आएगा। तुरंत सोल कंडेंसेशन रेल्म का एक डेमन जमीन पर झुक गया और बोला, ब्लैक एम्परर डेमन किंग को प्रणाम। उसके बाद बाकी सोल कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस भी झुक गए और सम्मान से बोले, ब्लैक एम्परर डेमन किंग को प्रणाम। नीचे खड़े निम्नस्तरीय डीमंस बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सिर झुकाकर लंबी गर्जना की और अपना सम्मान प्रकट किया। क्षण भर में पूरी घाटी का दृश्य अद्भुत और दुखद दोनों बन गया। चारों ओर खून के बीच खड़े लाखों डीमंस एक साथ झुककर ब्लैक एम्परर को प्रणाम कर रहे थे।
तभी वही मून स्नो वुल्फ फिर आगे आया और जोर से बोला, स्वॉर्ड टूम डेमन क्लैन अब बिना नेता के है। ब्लैक एम्परर डेमन किंग ने हमारी जान बचाई है। मेरा मानना है कि हमें उन्हें ही अपना नेता बनाना चाहिए ताकि हम इस अंधकार से बाहर निकल सकें और उस गद्दार को पकड़ सकें। उसकी बात सुनकर कई डीमंस एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ, ब्लैक एम्परर हमारे डेमन किंग बने। आज से स्वॉर्ड टूम डेमन क्लैन आपको अपना राजा मानता है। घाटी में आवाज़ों की लहर उठने लगी। लेकिन तभी ब्लैक एम्परर ने जोर से कहा, शांत। उसकी आवाज़ गूंजते ही पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। उसने नीचे खड़े अरबों डीमंस की ओर देखते हुए कहा, मैं रूबिकॉन बीच का डेमन किंग हूँ। मुझे अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है। स्वॉर्ड टूम और रूबिकॉन बीच बहुत दूर हैं। अगर मैं स्वॉर्ड टूम का डेमन किंग बन भी जाऊं तो जब भी यहाँ कोई समस्या होगी मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊंगा। ये सुनकर स्वॉर्ड टूम के डीमंस के चेहरों पर निराशा छा गई। मून स्नो वुल्फ ने चिंतित होकर कहा, लेकिन ब्लैक एम्परर डेमन किंग, अब स्वॉर्ड टूम में एक भी वॉइड रेल्म डेमन नहीं बचा। हमारा कोई नेता नहीं है। अगर कब फिर लौट आया तो बिना फॉर्मेशन के भी वह हमें एक एक करके मार सकता है। ब्लैक एम्परर कुछ देर चुप रहा। वह गहरी सोच में पड़ गया। वह स्वॉर्ड टूम के डीमंस को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन उसे रूबिकॉन बीच भी लौटना था। अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था, उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद ब्लैक एम्परर की नज़र उसके पास खड़े मंदीप पर पड़ी जो इस समय ह्यूमन रूप में था। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बिना मंदीप से राय लिए ही नीचे खड़े स्वॉर्ड टूम के डीमंस से ऊंची आवाज में कहा, मेरे साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम मंदीप है और वह वॉइड रेल्म का एक्सपर्ट है। मैं उसे यहीं छोड़ रहा हूं ताकि वह कुछ समय के लिए स्वॉर्ड टूम का नेतृत्व करे और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर भविष्य में स्वॉर्ड टूम में कोई संकट आए तो किसी को रूबिकॉन बीच भेजकर मुझे सूचना देना। मैं तुरंत यहां आ जाऊंगा। ये सुनते ही मंदीप घबरा गया। वह एक एक्वाटिक डेमन था। भले ही स्वॉर्ड टूम का क्षेत्र बहुत बड़ा था और यहाँ भी पानी के सोर्स थे, लेकिन फिर भी यह जगह रूबिकॉन बीच जैसी उपयुक्त नहीं थी। इसके अलावा वह यहाँ के वातावरण और परिस्थितियों से बिल्कुल परिचित नहीं था। स्वॉर्ड टूम अभी पूरी तरह अस्तव्यस्त स्थिति में था और इतने बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उसके मन में तो यहाँ रुकने की कोई इच्छा ही नहीं थी। उसने तुरंत भौहें सिकोड़कर गुप्त रूप से आवाज भेजी, डेमन किंग, क्या मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ब्लैक एम्परर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, अब तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। मंदीप के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने असहाय होकर सिर झुका दिया। नीचे खड़े स्वॉर्ड टूम के डीमंस मंदीप को देखने लगे। वे सोच रहे थे कि भले ही ब्लैक एम्परर यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकता, लेकिन अगर वॉइड रेल्म का कोई एक्सपर्ट उनकी रक्षा करेगा तो ये भी बहुत बड़ी सहायता होगी। तभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर खड़ा मून स्नो वुल्फ आगे बढ़ा और मंदीप को प्रणाम करते हुए बोला, लॉर्ड मंदीप, अब हम सब आपकी शरण में हैं। उसके बाद बाकी डीमंस भी मंदीप को झुककर प्रणाम करने लगे और कृतज्ञता प्रकट करने लगे। ये दृश्य देखकर मंदीप के मन में भारी दबाव पैदा हो गया। हालांकि वह वॉइड रेल्म का शक्तिशाली डेमन था, लेकिन उसने कभी किसी क्षेत्र का नेतृत्व नहीं किया था और यहाँ तो करोड़ों डीमंस थे, उन्हें संभालना कोई आसान काम नहीं था। इसी बीच गंगा आगे आया और ब्लैक एम्परर से बोला, सीनियर नाइन फिंगर्स यूजी ने को खबर जरूर दी है, लेकिन वह अभी बहुत दूर नहीं गया होगा। अगर हम तुरंत स्वॉर्ड टूम के डीमंस को भेजकर हर जगह तलाश शुरू करें तो शायद हम उसे पकड़ सकते हैं। ब्लैक एम्परर ने सिर हिलाया और तुरंत घाटी में खड़े सभी डीमंस को आदेश दिया, सभी डीमंस ध्यान दें, तुरंत स्वॉर्ड टूम के हर हिस्से में फैल जाओ और को खोजो। अगर किसी को उसकी खबर मिले तो तुरंत बाकी डीमंस को सूचित करो। डीमंस ने एक पल के लिए गंगा की ओर देखा। वह वहां मौजूद एकमात्र इंसान था। कई डीमंस उसके अस्तित्व पर संदेह कर रहे थे, लेकिन चूंकि वह ब्लैक एम्परर के साथ खड़ा था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबने एक साथ हाँ कहा और घाटी से निकलकर स्वॉर्ड टूम के अलग अलग क्षेत्रों में की तलाश करने लगे। घाटी में अभी भी असंख्य टूटे हुए शव और डेमन कॉज बिखरे पड़े थे। उनका निपटान करना भी जरूरी था, इसलिए ब्लैक एम्परर ने कुछ डीमंस को वहीं छोड़ दिया ताकि वे युद्धभूमि की सफाई कर सकें। गंगा ये सब देखकर अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स भावनाएं महसूस कर रहा था। एक ओर उसे राहत थी कि उसने स्वॉर्ड टूम के डीमंस को बचा लिया, लेकिन दूसरी ओर उसके मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या उसने सही किया या नहीं। आखिरकार इंसान और डीमंस दो विरोधी जातियां थीं।
अगर डेमन रेस बच गई तो संभव है कि भविष्य में और भी इंसानों की मौत हो। उधर ब्लैक एम्परर भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद उसने गंगा की ओर देखा और पूछा, तुम क के बारे में काफी कुछ जानते हो। अभी यूजी ने चिराग से बदला लेने की बात कही थी, क्या तुम जानते हो कि चिराग कौन है? गंगा ने समझाते हुए कहा, कर और यूजी हजारों साल पहले आउटर स्पेस से आए थे और डार्क स्टार रीजन में पहुंचे थे। उनके नेता का नाम चिराग था, लेकिन बाद में उसने उन्हें छोड़ दिया और कहीं चला गया। उसी कारण से वे उसके प्रति गहरी नफरत रखते हैं। ब्लैक एम्परर ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, ये सचमुच खराब है। यहाँ तक कि बाहरी वर्ल्ड के डीमंस भी ब्लैक स्टार के डेमन रेस के साथ ऐसा नहीं करते। कने जो किया है वह अक्षम्य अपराध है। मैं जल्द ही पूरे ब्लैक स्टार के डेमन टेरिटरीज में सूचना भेजूंगा और क के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी करवाऊंगा ताकि वह कहीं भी छिप न सके। ये सुनकर गंगा बहुत खुश हुआ। अगर क पकड़ा गया या मारा गया तो भविष्य में वह उसके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके बाद ब्लैक एम्परर मनदीप और गंगा लगभग 10 दिनों से अधिक समय तक स्वॉर्ड टूम में ही रुके रहे। इस दौरान ब्लड सी क्लिफ की घाटी पूरी तरह साफ कर दी गई। मरे हुए डीमंस को सम्मानपूर्वक दफनाया गया और उनके डेमन कॉज को भी ब्लैक एम्परर ने विशेष विधि से नष्ट कर दिया। इन दिनों में स्वॉर्ड टूम के डीमंस ने हर जगह क को ढूंढा। उन्होंने पूरे क्षेत्र को छान मारा। केवल डेथ स्वॉर्ड डोमेन को छोड़ दिया गया क्योंकि वहां जाना अत्यंत खतरनाक था, लेकिन फिर भी क का कोई पता नहीं चला। इस बात से ब्लैक एम्परर को बहुत खेद हुआ। कुछ दिनों बाद सोल कंडेंसेशन रेल्म के सभी डीमंस फिर से स्वॉर्ड टूम में एकत्र हुए। वे ब्लैक एम्परर को विदा करने आए थे। ब्लैक एम्परर की योजना थी कि वह पहले रूबकॉन बीच लौटकर अपने क्षेत्र की स्थिति को स्थिर करेगा और फिर ब्लैक स्टार के बाकी 5 बड़े डेमन टेरिटरीज में जाकर बाकी 5 डेमन किंग्स को क के बारे में चेतावनी देगा और उसके खिलाफ आदेश जारी करवाएगा। इस बीच मनदीप को स्वॉर्ड टूम में रहकर पूरे क्षेत्र का प्रबंधन करने का आदेश दिया गया। हालांकि उसका अनुभव अभी कम था, लेकिन स्वॉर्ड टूम में तो अब एक भी वॉइड रेल्म डेमन नहीं बचा था, इसलिए उसकी मौजूदगी ही बहुत बड़ी सहायता थी। इसके अलावा चूंकि इंसानों की ओर से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं था, इसलिए स्वॉर्ड टूम के डीमंस कंपैरेटिवली सुरक्षित थे। मनदीप ने यह भी योजना बनाई कि वह रूबकॉन बीच के डेमन क्लैन सिस्टम को स्वॉर्ड टूम में लागू करेगा। इससे यहाँ के डीमंस में शिक्षा और संगठन आएगा और धीरे धीरे एक संगठित डेमन सोसाइटी विकसित हो सकेगी। शुरुआत में मनदीप यहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन बदल गया। अब उसने तय कर लिया कि वह स्वॉर्ड टूम को सही तरीके से पुनर्निर्मित करेगा। उधर गंगा ने भी अपना निर्णय कर लिया था। अब जबकि यहाँ का संकट समाप्त हो चुका था, वह अपने मूल योजना के अनुसार वेस्टर्न कॉन्टिनेंट वापस जाएगा। वहाँ वह रौनक की असली पहचान की जांच करना चाहता था। क्या वह वास्तव में ड्रैगन मार्शल अकेडमी के संस्थापक और प्रधानाचार्य चरण ही है या नहीं? जब ब्लैक एम्परर के जाने का समय आया तो सोल कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस उसे रोकने की कोशिश करने लगे। वे चाहते थे कि वह यहीं रह जाए। ये देखकर मनदीप थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, मानो वह केवल एक सजावट हो, लेकिन इसी बात ने उसके भीतर दृढ़ निश्चय पैदा कर दिया कि एक दिन वह स्वॉर्ड टूम के डीमंस को पूरी तरह अपने नेतृत्व में संगठित कर देगा। तभी एक डेमन अपने मन की जिज्ञासा रोक नहीं पाया और उसने ब्लैक एम्परर से पूछा, ब्लैक एम्परर डेमन किंग, आपके साथ जो यह इंसान है वह आखिर कौन है, और वह हमेशा आपके साथ क्यों रहता है? ये सुनते ही सभी डीमंस की निगाहें गंगा पर टिक गईं। इंसानों के साथ हाल ही में हुए युद्ध के कारण स्वॉर्ड टूम के डीमंस के मन में इंसानों के प्रति गहरी नफरत थी। कई डीमंस ने गंगा को पहचान भी लिया। वह वही इंसान था जिसने युद्धभूमि में लंकेश और मिंटू को अपमानित किया था, इसलिए वे सब उसे दुश्मनी से देखने लगे। स्थिति को समझते हुए ब्लैक एम्परर ने गंभीर स्वर में कहा, इसका नाम गंगा है। क की साजिश का पता इसी को चला था, इसलिए ये दूर रूबकॉन बीच तक आया और मुझसे मदद मांगी। इसी कारण मैं स्वॉर्ड टूम आया। जब तुम सब फॉर्मेशन में फंस गए थे तब मुझे फॉर्मेशन नियंत्रित करना नहीं आता था। गंगा ने ही मुझे तरीका सिखाया और उसी वजह से हम तुम्हें बचा पाए। अगर वह न होता तो स्वॉर्ड टूम का पूरा डेमन क्लैन बिजली से नष्ट हो जाता। इसलिए गंगा ही स्वॉर्ड टूम डेमन क्लैन का असली उद्धारकर्ता है। ये सुनकर सभी डीमन स्तब्ध रह गए। उन्हें पहले इस बात का पता नहीं था। अब जब उन्हें पता चला कि एक इंसान ने उन्हें बचाया है तो उनके मन में भावनाओं का तूफान उठ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक इंसान डेमन रेस को क्यों बचाएगा।
क्या इंसान तो हमेशा डीमंस के विनाश की कामना नहीं करते? लेकिन अगर वे ध्यान से सोचते तो उन्हें याद आता कि गंगा ने पहले भी ग्रासलैंड बैटलफील्ड में डीमंस को युद्ध शुरू करने से रोकने की कोशिश की थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मून स्नो वुल्फ आगे बढ़ा। उसने सिर झुकाकर जोर से कहा, गंगा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं लो की अपनी पूरी शक्ति से आपकी मदद करूंगा। जैसे ही मून स्नो वुल्फ लोकी ने अपनी बात खत्म की, वहां मौजूद बाकी डीमंस भी एक एक करके झुक गए। उनकी आंखों में गंगा के लिए सच्ची कृतज्ञता झलक रही थी। उन्होंने एक स्वर में ऊंची आवाज में कहा, अगर हमारे उपकारक को कभी हमारी जरूरत पड़े तो हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। उनकी आवाजें दूर दूर तक गूंज उठी। हजारों शक्तिशाली डीमंस एक साथ सिर झुकाकर आभार प्रकट कर रहे थे। ये दृश्य सचमुच भव्य और भावनात्मक था। गंगा ने सामने खड़े हजारों नासेंट सोल रेल्म और सोल कंडेंसेशन रेल्म के डीमंस को अपने सामने झुका हुआ देखा। उसके मन में आश्चर्य और खुशी दोनों भाव पैदा हुए। वह साफ महसूस कर सकता था कि ये डीमंस दिल से आभारी हैं। भले ही वे इंसानों से नफरत करते हों, लेकिन गंगा के प्रति उनके मन में सच्चा सम्मान था। गंगा समझ गया कि अगर वह उनसे कभी मदद मांगेगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी में कूदने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अचानक गंगा जोर से हंस पड़ा। हा, उसे एहसास हुआ कि पहले उसके मन में जो विचार चल रहे थे वे कितने सनकी थे। आखिर इंसान और डेमन में फर्क ही क्या है? दोनों ही जीव हैं, दोनों के पास भावनाएं हैं। बल्कि कई बार डीमंस इंसानों से भी ज्यादा सरल और सीधा स्वभाव रखते हैं। उसने सोचा कि इस स्वॉर्ड टूम की यात्रा से उसे जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वह ये है कि उसने इन शक्तिशाली डीमंस का आभार और समर्थन प्राप्त कर लिया है। भविष्य में अगर कभी उसे मदद की जरूरत पड़ी तो ये संबंध बहुत काम आ सकता है। और जब ये खबर दूसरे डेमन टेरिटरीज तक पहुंचेगी तो वहां के डीमंस भी गंगा का नाम सुनकर उसके साथ सम्मान से पेश आएंगे। गंगा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। अगर भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। सभी डीमंस ने एक साथ उत्तर दिया, हम पूरी तरह आपके आदेश में रहेंगे उपकारक। गंगा ने हाथ जोड़कर उन्हें अभिवादन किया। फिर वह ब्लैक एम्परर के साथ स्वॉर्ड टूम से बाहर निकल गया और मनदीप को वहां छोड़ दिया। स्वॉर्ड टूम से बाहर आने के बाद ब्लैक एम्परर अचानक रुक गया। उसने अपने स्टोरेज रिंग से ब्लड सी क्लिफ का फॉर्मेशन प्लेट निकाला और गंगा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे फॉर्मेशंस की समझ नहीं है, इसलिए यह अरे प्लेट मैं तुम्हें दे रहा हूं। गंगा ये देखकर चौंक गया। ये तो टॉप ग्रेड अरे जेड थंडर बैटल अरे है। इसे सैकड़ों मील तक फैलाया जा सकता है, यहाँ तक कि यह रूबकॉन बीच के मुख्य क्षेत्र की रक्षा भी कर सकता है। क्या आप सच में इसे मुझे देना चाहते हैं? ब्लैक एम्परर ने शांत स्वर में कहा, ये डेमन रेस की मदद करने के लिए तुम्हें मेरा धन्यवाद है। गंगा ने बिना संकोच के पूरा फॉर्मेशन प्लेट स्वीकार कर लिया। फिर उसने उस बेहद कीमती 4th ग्रेड स्पिरिट स्टोन अरे फ्लैग को हाथ में घुमाया और गंभीरता से ब्लैक एम्परर को धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद ब्लैक एम्परर ने पूछा, वैसे तुम्हारे गुरु ट्रू पर्सन के अब कहाँ हैं? गंगा ने उत्तर दिया, मेरे मास्टर घायल हो गए थे, इसलिए वे डार्क स्टार रीजन छोड़कर जा चुके हैं। ब्लैक एम्परर के चेहरे पर सच्ची श्रद्धा दिखाई दी। मैं उनसे एक बार फिर मिलना चाहता था ताकि उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दे सकूं। उस समय वह किसी डेमन किंग की तरह नहीं बल्कि एक कृतज्ञ शिष्य की तरह लग रहा था। फिर उसने विषय बदलते हुए कहा, मैंने देखा है कि हेवनली सेंट एम्पायर के होली एम्परर की तकनीकें तुम्हारे मास्टर से काफ़ी मिलती जुलती हैं। शायद वह भी तुम्हारे मास्टर का शिष्य है। अगर वह तुम्हारा सीनियर ब्रदर है तो फिर तुम इतने ऊंचे दर्जे के होते हुए भी स्वॉर्ड टूम के खिलाफ युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? ये सुनते ही गंगा का मन सतर्क हो गया। अगर यह बात फैल गई और होली एम्परर के कानों तक पहुंच गई तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। उसने तुरंत कहा, सीनियर 9 फिंगर्स, सच कहूं तो उमेश ने हमारे सेक्ट से विश्वासघात किया है। अगर उसे मेरी पहचान पता चल गई तो वह मुझे जरूर मार देगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी पहचान को गुप्त रखें और किसी तीसरे व्यक्ति को न बताएं कि मैं ट्रू पर्सन के का शिष्य हूं। ये सुनकर ब्लैक एम्परर हैरान रह गया। क्या होली एम्परर ने अपने ही सेक्ट से विश्वासघात किया? फिर उसने कहा, लेकिन ट्रू पर्सन के की शक्ति अपार है। होली एम्परर भले ही 3 फेजेस रेल्म में हो फिर भी वह उनके सामने बहुत कमजोर है। अगर उसने विश्वासघात किया तो के ने उसे दंड क्यों नहीं दिया? गंगा ने समझाया,
मेरे मास्टर ने उमेश पर भरोसा किया था, लेकिन उसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर उमेश ने उन पर हमला कर दिया। उस समय मास्टर अपनी कल्टिवेशन टेक्निक में व्यस्त थे और उसी दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। ब्लैक एम्परर क्रोधित हो उठा। उमेश सच में बेहद नीच और निर्दयी है। फिर उसने गंगा से पूछा, क्या तुम भविष्य में अपने मास्टर का बदला लोगे? गंगा की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने गंभीर स्वर में कहा, जरूर। ब्लैक एम्परर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हालांकि मैं उमेश का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो मुझे बुलाना। मैं हेवनली सेंट एम्पायर के कुछ अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट्स को जरूर मार सकता हूँ, और मेरे पीछे करोड़ों डीमंस की सेना भी है। गंगा ने कहा, ये काम धीरे धीरे करना होगा। अभी हेवनली सेंट एम्पायर बहुत शक्तिशाली है, उससे लड़ने के लिए मुझे पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ब्लैक एम्परर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह भी जानता था कि पूरे हेवनली सेंट एम्पायर से दुश्मनी लेना आसान नहीं है, खासकर जब होली एम्परर स्वयं माउंटेन की तरह सामने खड़ा हो। दोनों ने काफी देर तक बातें की। आखिरकार उन्होंने विदा ली। ब्लैक एम्परर रूबकॉन बीच की ओर लौट गया, जबकि गंगा समरसॉल्ट क्लाउड पर बैठकर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की ओर उड़ गया। समरसॉल्ट क्लाउड बेहद तेज था, सामान्य जहाजों या उड़ान से भी कहीं अधिक तेज। आधे महीने से भी कम समय में गंगा सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रूबी काउंटी से उड़कर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के जिन किंगडम की रेड सिटी पहुंच गया। यही शहर राठौर फैमिली का निवास स्थान था। गंगा ने समरसॉल्ट क्लाउड को वापस रख दिया और सीधे लू रेजिडेंस की ओर चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली के दरवाजे बंद हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक नौकर बाहर आया और विनम्रता से बोला, युवराज किससे मिलना चाहते हैं? गंगा ने कहा, कृपया अंदर जाकर बता दीजिए कि गंगा सीनियर फेई से मिलने आया है। नौकर थोड़ा झिझका और बोला, माफ कीजिए, मास्टर लू और उनका परिवार यहाँ से जा चुका है। गंगा चौंक गया। वे यहाँ से चले गए? वह कुछ कदम पीछे हटा और ऊपर लगे बोर्ड की ओर इशारा करते हुए बोला, लेकिन यहाँ तो अभी भी लू रेजिडेंस लिखा है। नौकर मुस्कुराया। नए मालिक का उपनाम भी लू ही है। यह नया बोर्ड है, अक्षर वही है लेकिन लिखावट अलग है। ध्यान से देखने पर गंगा को भी यह बात सही लगी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। राठौर फैमिली अचानक क्यों चली गई? उसने नौकर से पूछा, क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए हैं? नौकर ने सिर हिला दिया, मुझे नहीं पता। गंगा ने धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। फिर उसने पीछे की दीवार से अंदर घुसकर घर की जांच की, लेकिन अंदर सब स्ट्रेंजर लोग थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि राठौर फैमिली सच में यहाँ से जा चुकी है। अजीब है, वे आखिर गए कहाँ? गंगा शहर में हर जगह पूछताछ करता रहा, लेकिन किसी को भी राठौर फैमिली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो राठौर फैमिली रातों रात रेड सिटी से गायब हो गई हो। गंगा निराश होकर खड़ा था कि तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई। वह कैंडीड हॉथॉर्न खा रही थी। उसने पूछा, क्या आप ब्रदर गंगा हैं? गंगा की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं ही हूँ। लड़की मुस्कुराई, अपनी जेब से एक पत्र निकाला और उसे देते हुए बोली, आप बिल्कुल उसी चित्र जैसे दिखते हैं। सिस्टर विशाखा ने ये पत्र मुझे दिया था और कहा था कि अगर मैं आपको देखूं तो यह आपको दे दूं। गंगा ने उसे धन्यवाद दिया। उसने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ आभूषण निकालकर लड़की को दे दिए। लड़की खुशी से उछलती हुई भाग गई। गंगा पास की एक सराय में गया बैठा और धीरे से पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। गंगा ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक मोटा सा पुलिंदा था जिसमें एक दो नहीं बल्कि दर्जन से भी ज्यादा पत्र रखे हुए थे। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि उनमें से हर एक पत्र अलग अलग व्यक्ति ने लिखा था। सरस्वती, अनामिका, रश्मि, गरिमा और बाकी लोगों ने भी उसे अलग अलग चिट्ठियां लिखी थीं। गंगा ने एक एक करके सभी पत्र पढ़े और धीरे धीरे उसे पूरी स्थिति समझ में आ गई कि आखिर लू रेजिडेंस में क्या हुआ था और सब लोग अचानक कहाँ चले गए थे। असल में लू रेजिडेंस में सभी लोग काफी समय से एक ही जगह पर रह रहे थे। वे महसूस करने लगे थे कि अगर वे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उनकी ताकत कभी नहीं बढ़ेगी और भविष्य में वे गंगा के लिए बोझ बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद को मजबूत बनाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने विशाखा से क्रिएशन डिवाइन स्किल सीखी। इस टेक्निक की मदद से उन्होंने न केवल अपनी अपीयरेंस बदल ली बल्कि अपने नाम भी बदल लिए। इस तरह वे पूरी तरह नई पहचान के साथ बाहर निकल सकते थे।
सरस्वती को छोड़कर आनंदी और बाकी सभी महिलाएं अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण और कल्टीवेशन करने के लिए निकल गईं ताकि वे अपनी ताकत बढ़ा सकें। हालांकि उनका रूप और नाम बदल चुका था, फिर भी उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि गंगा के दुश्मन उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। गंगा को ये जानकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग जिनके बारे में वह सोचता था कि वे कभी गंभीरता से कल्टीवेशन नहीं करेंगे, वे भी अब प्रशिक्षण के लिए निकल पड़े थे। एग्जाम्पल के लिए शबनम, जो हमेशा महत्वाकांक्षा से दूर रहती थी, रश्मि जिसे दुनियावी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और गरिमा जो स्वभाव से डरपोक और संकोची थी। गंगा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये तीनों भी इतनी दृढ़ता से कल्टीवेशन के मार्ग पर चल पड़ेंगी। पत्रों की सामग्री से ये भी स्पष्ट था कि सभी महिलाओं के बीच एक तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई थी। खासकर अनामिका की प्रगति ने बाकी सभी को प्रेरित किया था। अनामिका की असाधारण प्रतिभा देखकर किसी का मन नहीं था कि वह उससे पीछे रह जाए। गंगा अच्छी तरह जानता था कि अनामिका के भीतर बर्निंग स्टार ब्लड लाइन है जो उसे असाधारण शक्ति प्रदान करती है। इसलिए भले ही बाकी लोग कितनी भी मेहनत करें, संभव है कि वे अनामिका की ऊंचाई तक कभी न पहुंच पाएं। फिर भी गंगा को ये देखकर संतोष हुआ कि सभी लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार प्रगति करना हमेशा अच्छी बात होती है। जहां तक रौनक और विशाखा का सवाल था, वे सरस्वती के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट चले गए थे। फिलहाल उनका स्थायी पता तय नहीं हुआ था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि जैसे ही उनका नया स्थान निश्चित हो जाएगा, वे ड्रैगन मार्शल अकेडमी के माध्यम से गंगा को इसकी सूचना दे देंगे। बाकी लोग भी भविष्य में किसी न किसी तरह गंगा तक अपनी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गंगा ने पत्रों का पुलिंदा समेट कर रख लिया और मन ही मन सोचने लगा कि इस बार रेड सिटी आकर भी उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वह हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से बोला कि उम्मीद है अनामिका और बाकी सभी लोग सुरक्षित होंगे। वास्तव में यह अच्छा ही हुआ कि वे सब प्रशिक्षण के लिए बाहर निकल गए। आखिर उन्हें हमेशा छिपाकर रखना भी कोई स्थायी समाधान नहीं था। ये सोचकर गंगा तुरंत ड्रैगन मार्शल अकेडमी लौटने के लिए रवाना हो गया। उसने समरसॉल्ट क्लाउड का उपयोग किया, जो न केवल बेहद तेज था बल्कि यात्रा के दौरान अनावश्यक परेशानियों से भी बचाता था। अगर कोई रास्ते में उसे रोकने की कोशिश भी करता तो उसके लिए समरसॉल्ट क्लाउड की गति का पीछा करना लगभग असंभव था। ये सच था कि उमेश द्वारा बनाया गया फ्लाइंग क्लाउड चैरियट वास्तव में एक अद्भुत उड़ने वाला साधन था। सामान्य वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर्स उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। केवल अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर्स ही उसकी गति को पार कर सकते थे। समरसॉल्ट क्लाउड की मदद से गंगा बिना किसी परेशानी के ड्रैगन मार्शल अकेडमी वापस पहुंच गया। जैसे ही गंगा ड्रैगन हिडन पीक लौटा, पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। ड्रैगन हिडन पीक के लगभग सभी शिष्य उसके बारे में चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि सीनियर ब्रदर वापस आ गया है। कुछ लोग एल्डर ललित के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने पहले गंगा को उसका एक पैटर्न शैन वेपन देने से मना कर दिया था। बाद में वाइस डीन पूरव को ये बात पता चली और उन्होंने सीधे हस्तक्षेप किया, जिसके बाद ही ललित को मजबूर होकर वह मिस्टिक आर्टिफैक्ट देने की बात माननी पड़ी। अब सब लोग सोच रहे थे कि गंगा के वापस आने पर ललित क्या कदम उठाएगा। कुछ शिष्यों का मानना था कि डीन ल्यू की निगरानी में ललित खुलकर कुछ नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ललित बहुत ही बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति है। उसने पहले भी कई लोगों को परेशान किया था। गंगा ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था और उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे, इसलिए वह अंदर ही अंदर जरूर बदला लेने की सोच रहा होगा। भले ही वह सामने कुछ न करे, लेकिन पीछे से मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। कई लोग तो ये तक कह रहे थे कि शायद गंगा के लिए वह एक पैटर्न मिस्टिक आर्टिफैक्ट पाना भी आसान नहीं होगा। इसी बीच गंगा अपने निवास स्थान सेक्शन नंबर 27 में पहुंचा। वहां धर्मेश नायक और विक्रम पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वे तीनों उसके चारों ओर बैठ गए और चिंतित स्वर में उसे सलाह देने लगे। कोई कह रहा था कि ललित बहुत खतरनाक आदमी है और वह उसे नहीं छोड़ेगा। किसी ने याद दिलाया कि पिछले ईयर लास्ट असेसमेंट में राजनाथ ने टीम बैटल में सैबोटाज करवाकर गंगा को मारने की कोशिश की थी। अब जब उसने ललित को भी नाराज कर दिया है तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। कुछ लोग सलाह दे रहे थे कि शायद गंगा को जाकर ललित से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि ललित जैसा सन की मानसिकता वाला व्यक्ति माफ़ी से कभी संतुष्ट नहीं होगा। अपने दोस्तों की इतनी चिंता देखकर गंगा के दिल में गर्मजोशी भर गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा अचानक खुला और रेणुका तेजी से अंदर आई। गंगा को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं।
उसने कहा कि गंगा ने जाते समय जो किया वह बहुत खतरनाक था। उसने सार्वजनिक रूप से ललित पर आरोप लगा दिए थे। भले ही इससे उसे शाइन लेवल आर्टिफैक्ट मिल गया हो, लेकिन अब ललित उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पीछे पीछे कनिका और याशिका भी अंदर आ गईं। वे दोनों भी गंगा की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं। सभी के चेहरों पर चिंता देखकर गंगा अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर सब लोग हैरान रह गए और उससे पूछने लगे कि वह किस बात पर हंस रहा है। गंगा ने हंसी रोकते हुए शांत स्वर में कहा कि सबको उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे ललित कितना भी चालाक क्यों न हो, इस बार वह उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब सभी ने उससे कारण पूछा तो गंगा ने समझाया कि पहली बात यह है कि उसका टैलेंट असाधारण है और ड्रैगन मार्शल एकेडमी के पूरे इतिहास में वह शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। इसलिए एकेडमी के उच्च ऑफिसर स्वाभाविक रूप से उसे महत्व देते हैं। दूसरी बात यह है कि वाइस डीन पूर्व पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप कर चुके हैं। अगर ललित उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये सीधे सीधे डीन ल्यू का अपमान होगा। तीसरी बात कहने से पहले गंगा खुद ही मुस्कुरा दिया और बोला कि असल में पहले दो कारण ही काफी हैं, तीसरे कारण की जरूरत नहीं है। गंगा की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें लगा कि उसकी बात में कुछ सच्चाई जरूर है। फिर भी रेणुका पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। उसने पूछा कि अगर ललित गुप्त रूप से किसी को भेजकर गंगा की हत्या करवाने की कोशिश करे तो क्या होगा। गंगा ने शांत भाव से उत्तर दिया कि अगर उसकी मृत्यु होती है तो इस मामले की पूरी जिम्मेदारी ललित पर आएगी और डिन ल्यू निश्चित रूप से उससे जवाब मांगेंगे। गंगा ने यह बात नहीं बताई कि उसके पीछे साहिल भी खड़े हैं। इस समय साहिल स्टार टेक्निक की कल्टिवेशन में एकांतवास कर रहे थे और ऑलिव के अनुसार बहुत संभावना थी कि वे जल्द ही अनडाइंग रेल्म में प्रवेश कर जाएंगे। ललित को यह बात भी मालूम थी कि गंगा के पीछे साहिल जैसा शक्तिशाली व्यक्ति है। इसलिए वह शायद गंगा को परेशान करने या अपमानित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे वास्तव में नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी चर्चा के बीच अचानक बाहर से एक ऊंची आवाज आई। किसी ने पुकार कर कहा कि एल्डर ही ने गंगा को तुरंत लेक्सस पीक पर बुलाया है। यह आवाज इतनी तेज थी कि केवल गंगा और उसके साथी ही नहीं बल्कि ड्रैगन हिडन पीक के लगभग सभी शिष्यों ने उसे सुन लिया। सबके दिल एक साथ धड़क उठे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ललित ने आखिरकार कदम उठा लिया है। कुछ ही पलों में आसपास के सभी कोर्टयार्ड के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और सेक्शन ए नंबर 27 की दिशा में देखने लगे। रेणुका का चेहरा चिंता से भर गया। उसने कहा कि ड्रैगन हिडन पीक के शिष्य बिना विशेष टोकन के लेक्सस पीक में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ललित का पहला कदम ही गंगा के लिए मुश्किल खड़ी करना है। अब क्या किया जाए? गंगा हल्के से मुस्कुराया। वह धीरे से खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला कि पहले बाहर जाकर देखते हैं कि मामला क्या है। उसकी बात सुनकर बाकी सभी लोग भी तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर निकल पड़े। जब ब्लू पीक के शिष्यों ने किसी को गंगा को पुकारते हुए सुना तो लगभग सभी लोग अपने अपने आंगनों से बाहर निकल आए। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जोन ए के गेट 27 के सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में सोल कंडेंसेशन रेल्म के प्रारंभिक चरण का एक शिष्य है तो सभी के चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई देने लगी। कई लोग आपस में धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। कुछ ने कहा कि एल्डर ही ने एक सोल कंडेंसेशन रेल्म के सीनियर ब्रदर को भेजा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरे लोगों ने कहा कि यह कोई साधारण संदेश देने का काम नहीं है बल्कि स्पष्ट रूप से गंगा को दबाव में लाने की कोशिश है। किसी ने यह भी कहा कि गंगा असाधारण प्रतिभाशाली है और जब वह अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है तो सोल कंडेंसेशन रेल्म के शुरुआती कल्टिवेटर को भी परास्त कर सकता है। इसलिए भले ही यह व्यक्ति उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश करे, यह जरूरी नहीं कि वह सफल हो जाए। लेकिन कुछ शिष्यों ने तुरंत विरोध किया और कहा कि गंगा की क्रॉस लेवल कॉम्बैट एबिलिटी आम शुरुआती सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स पर ही प्रभावी होती है, जबकि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं है। तब कई लोगों ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर यह व्यक्ति है कौन। तभी भीड़ में खड़े एक शिष्य ने गंभीर स्वर में बताया कि इस सीनियर ब्रदर का नाम अभिजीत है। भले ही वो सोल कंडेंसेशन रेल्म के शुरुआती चरण में है, लेकिन इस साल ड्रैगन पीक के ईयर लास्ट असेसमेंट में उसने अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई थी और अत्यंत शक्तिशाली प्रदर्शन किया था। सोल कंडेंसेशन रेल्म के शुरुआती कल्टिवेटर्स में उसकी ताकत इतनी मजबूत है कि वह आसानी से टॉप 50 में गिना जा सकता है। ये सुनते ही सभी लोग और भी अधिक हैरान हो गए।
कुछ ने कहा कि इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति को केवल संदेश देने के लिए भेजना सचमुच उसकी क्षमता की बर्बादी है। तभी किसी ने अचानक याद किया कि यह तो वही सीनियर ब्रदर जू है जो पहले ड्रैगन हिडन पीक में था, लेकिन उस समय उसकी चमक रविंद्र और नरेश जैसे प्रतिभाशाली शिष्यों के कारण दब गई थी। बाद में किसी अज्ञात कारण से वह अचानक सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंच गया और उसके बाद उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती चली गई। भीड़ अभी भी इस विषय पर चर्चा कर ही रही थी कि तभी पास ही रविंद्र, नरेश, रूबी और कुछ अन्य कोर डिसाइपल्स भी दिखाई दिए। जब रविंद्र ने अभिजीत को देखा तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं नरेश के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अभिजीत ने राजनाथ के प्रति निष्ठा दिखाई थी और इसी कारण उसे ललित से अप्रत्यक्ष सहायता मिली। इसी वजह से उसकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी है, अन्यथा वह कभी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। रूबी ने हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहा कि यह भी एक प्रकार की प्रतिभा ही है, लेकिन हर कोई इसे सीख नहीं सकता। नरेश ने तुरंत नाक सिकोड़ते हुए कहा कि वह तो ऐसी प्रतिभा सीखना भी नहीं चाहता। इसके बाद उसने रविंद्र की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह जल्द ही सोल कंडेंसेशन रेल्म में प्रवेश करने वाला है। रविंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अधिकतम 1 महीने के भीतर वह पूर्ण डिवाइन सोल को संघनित कर लेगा और सोल कंडेंसेशन रेल्म में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन उससे पहले वह गंगा से एक बार फिर लड़ना चाहता है और इस बार स्पिरिचुअल स्टेज में रहते हुए ही उसे हराना चाहता है। रविंद्र स्वभाव से एक बैटल मेनियाक था। पिछली बार गंगा से हारने के बाद उसके मन में गंगा के प्रति सम्मान तो पैदा हुआ था, लेकिन उससे भी अधिक उसके भीतर फिर से लड़ने की इच्छा जाग उठी थी। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब दोनों ही स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर पर हैं, इसलिए अगर वे दोबारा लड़ें तो ये बिल्कुल न्यायसंगत होगा। लेकिन उसने हंसते हुए ये भी कहा कि उसे अभी भी गंगा पर थोड़ा अधिक भरोसा है। ये सुनकर नरेश ने नाराज होकर कहा कि रूबी अपने ही पक्ष की हिम्मत तोड़ रही है और दूसरों का उत्साह बढ़ा रही है। रविंद्र ने शांत स्वर में कहा कि गंगा और वह दोनों ही ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्य हैं और एक ही पक्ष में हैं, इसलिए रूबी का ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। नरेश ने फिर भी कहा कि इस बार रविंद्र ही गंगा को हरा पाएगा। इसी बीच रूबी ने अभिजीत की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा कि अभी गंगा को सबसे पहले इस स्थिति से निकलना होगा। ललित ने अभिजीत को भेजा है, इसका मतलब साफ है कि वह गंगा को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। नरेश ने भी चिंता जताई और कहा कि पिछली बार गंगा ने बहुत ज्यादा कर दिया था। उसने खुलेआम ललित पर आरोप लगा दिए थे और उसे अनैतिक और निर्दयी तक कह दिया था। किसी वॉइड रेल्म एल्डर को इस तरह नाराज करना वास्तव में बहुत खतरनाक बात थी। लेकिन रविंद्र की राय बिल्कुल अलग थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि गंगा एक सच्चा और साहसी व्यक्ति है जो गलत के सामने झुकता नहीं। उसने स्वीकार किया कि उसे भी ललित और राजनाथ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो सके। नरेश ने भी हंसते हुए माना कि उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है। रूबी ने अपने बालों की एक लट को हटाते हुए धीरे से कहा कि इस वर्ल्ड में आखिरकार ताकत ही सबसे जरूरी होती है। चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, उसे कभी कभी अपने आप को संयमित रखना चाहिए। गंगा ने इस बार अपनी प्रतिभा और साहस को बहुत अधिक उजागर कर दिया था। रविंद्र की आंखों में एक दृढ़ चमक दिखाई दी। उसने दांत भींचकर कहा कि अगर स्थिति बहुत खराब हो गई तो वह एल्डर सॉन्ग से मिलने जाएगा और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करेगा। ये सुनकर रूबी और नरेश दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रविंद्र गंगा को इतना महत्व देता है कि वह उसकी मदद के लिए ललित को नाराज करने का जोखिम उठा लेगा। नरेश ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ललित निश्चित रूप से उससे भी दुश्मनी कर लेगा। रूबी ने भी समझाया कि डिन ल्यू पहले ही इस मामले पर ध्यान दे चुके हैं, इसलिए ललित भले ही कुछ परेशानी पैदा करे लेकिन वह वास्तव में गंगा की जान नहीं लेगा। इसलिए रविंद्र को जल्दबाजी में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। रविंद्र, जो आमतौर पर गंभीर और कठोर चेहरा बनाए रखता था, अचानक मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला कि जीवन में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनमें सच्चा साहस और चरित्र होता है। अगर गंगा उस चालाक और धूर्त ललित के सामने खुलकर खड़ा हो सकता है तो वे लोग क्यों नहीं। ये सुनकर नरेश ने असहाय होकर सिर हिला दिया। उसने मन ही मन तय किया कि अगर रविंद्र सच में ऑलिव के पास जाने का निर्णय लेता है तो वह भी उसके साथ जाएगा। भले ही उसकी उपस्थिति का ज्यादा महत्व न हो, लेकिन कम से कम वह अकेला नहीं रहेगा। उधर रूबी की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी जब उसने रविंद्र की ओर देखा। उसके मन में शायद प्रशंसा या सम्मान का भाव था।
सौभाग्य से उस समय रूबी के पीछे खड़ा नरेश ये दृश्य नहीं देख पाया, क्योंकि अगर वह देख लेता तो शायद उसका दिल टूट जाता। उसी समय नरेश ने अचानक सामने इशारा करते हुए कहा कि गंगा बाहर आ गया है। उसकी आवाज में हल्का सा उत्साह भी था। उसी क्षण ब्लू पीक के बाकी शिष्य भी गंगा की ओर देखने लगे। उनके मन में एक साथ चिंता और जिज्ञासा थी कि वह अभिजीत का सामना कैसे करेगा। गंगा दरवाजे तक आया और उसने देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में सोल कंडेंसेशन रेल्म का कल्टिवेटर है। वह तुरंत समझ गया कि यह केवल संदेश देने का मामला नहीं है। ललित ने जानबूझकर एक शक्तिशाली व्यक्ति को भेजा है ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। गंगा ने मन ही मन हल्की सी हंसी के साथ सोचा कि ललित उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर से उसने शिष्टाचार बनाए रखा। उसने अभिजीत की ओर झुककर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और कहा कि वह सीनियर ब्रदर को प्रणाम करता है। अभिजीत का चेहरा भावहीन था। उसने न गर्मजोशी दिखाए और न ही ठंडापन छिपाया। उसने सीधा कहा कि वह एल्डर ही के आदेश से आया है और गंगा को तुरंत ब्लू पीक जाकर एल्डर ही से मिलने के लिए कहा गया है। गंगा ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा कि कौन से एल्डर ही। अभिजीत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि वह एल्डर ललित की बात कर रहा है। गंगा ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे अभी याद आया हो। उसने कहा कि ओह, तो बात उस सम्मानित एल्डर हे की है, लेकिन उसके शब्दों में हल्का सा व्यंग्य छिपा हुआ था, क्योंकि उसने पहले गलती से उन्हें नैतिक रूप से गिरा हुआ कह दिया और फिर तुरंत अपनी बात सुधार ली। इसके बाद उसने अभिजीत से पूछा कि एल्डर ही उसे क्यों बुला रहे हैं। अभिजीत ने बताया कि कुछ दिन पहले गंगा ने ड्रैगन पूल अबिस के बिगिनर लेवल को पार करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पुराने नियमों के अनुसार अकेडमी उसे 1 पैटेंट शैन वेपन देने वाली है, इसलिए एल्डर ही ने उसे बुलाया है ताकि वह ये पुरस्कार प्राप्त कर सके। ये सुनकर गंगा ने ऐसा दिखाया जैसे उसे अचानक सब समझ में आ गया हो, लेकिन अगले ही क्षण उसने सिर हिलाया, मुड़ा और आराम से घर के अंदर चलते हुए कहा कि सीनियर ब्रदर से कह दिया जाए कि वह उस 1 पैटेंट शैन आर्टिफैक्ट को अब नहीं चाहता। टेलीग्राम पे ने VPN लगा के यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ताकि कभी चैनल को कुछ हो जाए आप लोगों को मिल जाए हमारा कंटेंट डिटेल्स और सब कुछ। एपिसोड हम लोग देते रहेंगे और लाइव स्ट्रीम भी होती है, उसमें बहुत कम ही एपिसोड आएंगे। कुछ दिन बाद अगर मोनेटाइज हो गए तो उस पर भी आएंगे एपिसोड। फ़िलहाल के लिए यहीं पर कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग। और भी इंस्टाग्राम फॉलो कर लो या फिर टेलीग्राम VPN लगा के फॉलो कर सकते हो, और डेली एपिसोड